ब्राह्मण पर बढ़ा बवाल, अनुराग पर मुंतशिर लाल। मैं एक ब्राह्मण तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं। अनुराग की तीखी जुबान, मुंतशिर का ब्राह्मण संग्राम। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों की इंच भर लेगेसी को दूषित कर पाओ। मनोज मुंतशिर का जवाब, औकात में रहो अनुराग। रहने के लिए दुनिया में कई अच्छी जगहें हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि औकात में रहो। आमदनी कम, जानकारी कम, किसके गुर्दे में कितना दम। आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। ब्राह्मण वाला ब्रह्मास्त्र, अब मुंतशिर वर्सेस अनुराग। तुम्हारे जैसे हजारों नफरती शुरू होकर खत्म हो जाएंगे, ब्राह्मणों की गौरवशाली परंपरा खत्म नहीं होगी। मुंतशिर का खुला ऐलान, महापुरुषों के गिनाए नाम। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है। बॉक्स ऑफिस वाला रिस्क, फूले पर फसाद फिक्स। तुम बीमार हो, ईश्वर तुम्हें ठीक करे। 108 ब्राह्मण तुम्हारी बीमार बुद्धि के लिए हवन करेंगे। ब्राह्मण दलित वाला रंग, बॉलीवुड में जातिवादी जंग। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। जो कुछ समाज में होता है वही फिल्मों में नजर आता है, फिर चाहे वो जाति व्यवस्था पर चोट करने वाली सुजाता और बैंडेड क्वीन जैसी फिल्में हों, या फिर धार्मिक भेदभाव पर वार करने वाली धूल का फूल और गर्म हवा जैसी फिल्में। लंबे वक्त तक सांप्रदायिक और जातिगत मसलों पर फिल्म इंडस्ट्री का अपना एक नजरिया था, जिसमें कोई भेद नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ सामाजिक सुधार की एक कोशिश थी, एक पुकार थी। लेकिन धर्म और जाति के आधार पर समाज में बढ़ते जहर का असर बॉलीवुड में अब साफ साफ नजर आ रहा है। शुरुआत अनुराग कश्यप के सोशल मीडिया पोस्ट से हुई है, जिसमें ब्राह्मणों को लेकर विवादित बात कही गई। इसके बाद यह मामला सड़क से होते हुए कानून की चौखट तक पहुंच गया है। लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री में इसे लेकर जुबानी फसाद है। अनुराग कश्यप ने भाषा की मर्यादा तोड़ी, तो अब गीतकार और लेखक हैं मनोज मुंतशिर उन्हें औकात में रहने की चेतावनी दे रहे हैं। यानी बदजुबानी का जो सिलसिला है वो गालियों से होते हुए धमकाने तक पर पहुंच चुका है। इसीलिए आज ये कहना पड़ रहा है कि जातिवादी जंग और बॉलीवुड इससे हो रहा है बदरंग। अनुराग कश्यप के ब्राह्मण वाले बयान पर मचा कोहराम, हमने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म डायरेक्टर की बेलगाम जुबान के खिलाफ अब एक फिल्म राइटर, फाइटर बनकर मैदान में कूद पड़ा है। नाम है मनोज मुंतशिर। आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों की इंच भर लेगेसी को दूषित कर पाओ। फिर भी तुमने ये इच्छा जाहिर कर ही दी है, तो मैं कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है। अनुराग कश्यप पर आक्रामक मनोज मुंतशिर यही नहीं रुके। उन्होंने अनुराग को ललकारते हुए भगवान परशुराम और रामकृष्ण परमहंस से लेकर मंगल पांडे और अटल बिहारी वाजपेयी तक 21 ब्राह्मण महापुरुषों के नाम गिनवाए और कोई भी एक नाम चुनने का चैलेंज देते हुए औकात में रहने की नसीहत दे डाली। तुम्हारे जैसे हजारों नफरती शुरू होकर खत्म हो जाएंगे, ब्राह्मणों की गौरवशाली परंपरा खत्म नहीं होगी। मैं एक ब्राह्मण तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं। 21 नामों में से कोई एक नाम चुन के बता दो, तस्वीर भेजना मेरी जिम्मेदारी। एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि रहने के लिए दुनिया में कई अच्छी जगहें हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि औकात में रहो। दरअसल ये पूरा झगड़ा
ब्राह्मणों पर दिए गए अनुराग कश्यप के विवादित बयान से शुरू हुआ, जिसके तार फिल्म फूले से जुड़े हैं। अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म का नाम है फूले। ये फिल्म ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले पर आधारित है। फिल्म फूले 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की आपत्तियों की वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हुई। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई बड़े बदलाव करने को कहा। फूले फिल्म पर जातिवादी आरोप लगने से भड़के अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने अपने पोस्ट में केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड के साथ साथ ब्राह्मण समुदाय को भी आड़े हाथों लिया। इसके बाद बहस बढ़ती चली गई। जब एक यूजर ने आक्रामक वार किया तो अनुराग ने गुस्से में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ गया। देश भर में हंगामा मच गया। मुंबई से लेकर इंदौर और वृंदावन तक अनुराग कश्यप के खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। विरोधियों से मिल रही धमकियों और चेतावनियों के बाद अनुराग कश्यप ने माफी भी मांगी। तो अपने अंदाज में उन्होंने लिखा, मैं माफी मांगता हूं, पर ये मैं अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक लाइन के लिए मांग रहा हूं जिसको गलत तरह से लिया गया और नफरत फैलाई गई। कोई भी एक्शन या स्पीच आपकी बेटी, परिवार, दोस्त और जानने वालों से ज्यादा नहीं। उन्हें रेप की धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो खुद को संस्कारी कहते हैं वो लोग ये सब कर रहे हैं। तो कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और न लूंगा, लेकिन मुझे जो गाली देनी है तो मेरे परिवार ने न कुछ कहा है और न कहता है, इसलिए अगर मुझसे माफी ही चाहिए तो ये मेरी माफी है। लेकिन बयान से भर के लोगों को अनुराग का ये माफीनामा भी मंजूर नहीं। खुद मनोज मुंतशिर ने भी अपने वीडियो में चेतावनी देते हुए कहा है कि ब्राह्मण समाज शायद उन्हें माफ भी करते, लेकिन हिंदू समाज इसके लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है। तुम्हारी घिनौनी सोच को बड़ा हृदय दिखाते हुए ब्राह्मण तो शायद क्षमा भी कर दे, हिंदू समाज तुम जैसे अपराधियों को कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम बीमार हो, ईश्वर तुम्हें ठीक करे। जरूरत पड़ी तो 108 ब्राह्मण तुम्हारी बीमार बुद्धि के लिए हवन करेंगे। तुम्हारे इलाज का खर्चा भी हम उठाएंगे। अनुराग कश्यप और मनोज मुंतशिर दोनों बॉलीवुड के चर्चित नाम हैं। अनुराग जहां अपने बोल्ड सब्जेक्ट वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, तो मुंतशिर कलम के धनी माने जाते हैं। लेकिन अब इन दो बड़े चेहरों के जरिए बॉलीवुड में भी जाति पर जंग छिड़ गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वक्फ पर सियासी शोलों की। 5 मई वो तारीख है जब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले हर रोज देश के किसी न किसी हिस्से में इस कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। कल हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने हुंकार भरी। आज बिहार में मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। और इस सब के बीच बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे एक ऐसा बयान दे डाला जो इस पूरे विवाद को अब एक नई दिशा में खींच के ले गया है। देश के संविधान को जो नहीं मानता वो सच्चा हिंदुस्तानी कभी नहीं हो सकता। मामला सिर्फ मुसलमानों के वक्फ का नहीं है, मामला आईन पर हमला हुआ है। जिस बिहार में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, वह मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ गोलबंदी करके न सिर्फ केंद्र सरकार तक संदेश पहुंचाया, बल्कि नीतीश कुमार को भी क्लियर मैसेज देने की कोशिश की। वहाँ पर इतना भी लड़ाई है कि ये मोदी शाह और ये नीतीश कुमार का कान फट जाए, आँख फट जाए। किशनगंज के लहरा चौक मैदान में मुस्लिम समाज के लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और बता दिया गया कि अगर कानून वापस नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन शुरू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये कोई एक मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं है। जिन लोगों ने ये कानून लाया है उसकी कोशिश यही है कि इस मुल्क में दो कम्युनिटी में इसी तरह हिंदू मुस्लिम करके लोगों को सड़क पर लाए और अपनी हुकूमत करें। इस कार्यक्रम में इमारत शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा जमीयत उलेमा-ए हिंद से जुड़े तमाम उलेमा पहुंचे थे। राजनीतिक दल से जुड़े नेताओं का भी जमावड़ा लगा था और सबके निशाने पर बीजेपी की राजनीति थी।
कब्रिस्तान, मुसलमान, दाढ़ी, टोपी, मस्जिद अगर बीजेपी के डिक्शनरी से निकाल दिया जाए तो मछली जिस तरह बगैर पानी के तौर पर मर जाती है, ये बीजेपी भी राजनीतिक तौर पर तौर पर मर जाएगी। इस कार्यक्रम में ओवैसी की पार्टी के बिहार अध्यक्ष भी थे और आरजेडी के सांसद मनोज झा भी। मनोज झा ने मौजूदा हालात को तूफान बताया और मुस्लिमों से एकजुट रहने की अपील की। जब तूफान आता है ना तो पसमानदा गैर पसमानदा नहीं दिखता है। ये तूफान का वक्त है, वो पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं देखेगा। तूफान के वक्त में एक ही रास्ता है, हाथ पकड़ो हाथ मिलाओ, हाथ पकड़ो हाथ मिलाओ और फिर लड़ाई को आगे ले चलेंगे। किसी ने कहा कि सरकार देश को गृह युद्ध में ढकेलना चाहती है, तो किसी ने कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस देश का एक मिजाज रहा, हम हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है। साहब ये मुल्क बीजेपी संघ वालों ने नहीं बनाया है, इसको आपने बनाया है। इसको आप अपने हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई के साथ मिलकर, अरे जिनका तो बनाने में कोई योगदान नहीं, बन गए मुल्क में हिसाब लेने आ रहे हो। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। वक्फ कानून के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और राजनीतिक दल से जुड़े लोग इसे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर हमला बता रहे थे। इनके नजरिए में नफरत है, इनके नजरिए में नफरत है। ये नफरत की सियासत करते हैं, लेकिन नफरत की सियासत के खरीदार अब कम होते जा रहे हैं। 35% आपको वोट मिलता है, 65% नहीं मिलता है। और वो 35 है, उसका एक बड़ा हिस्सा आने को तैयार है। कार्यक्रम में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। दूसरा प्रस्ताव, वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता को बरकरार रखा जाए। तीसरा प्रस्ताव, मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप से बचा जाए। और चौथा प्रस्ताव, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कहते हैं कि जिस खानदान का बेटा आवारा निकल जाए वो पुरखों की जमीन बेचता है, शराब पीता है, पुरखों की जमीन बेचता है। इनके पास करने को कुछ नहीं है, तो जो हमारे पुरखों की जायदाद है तुम उसको बेचने का पेच लेके आ रहे हैं और इसको लोगों ने समझ लिया। एक तरफ बिहार का किशनगंज वक्फ कानून के खिलाफ लग रहे नारों से गूंज रहा था, तो बिहार के ही बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनसभा करने पहुंचे थे। खड़गे ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान पर टिकी हुई है। लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए ये काम करके उन्होंने देश को इतना तबाह और तंग कर दिया है। आज लोग परेशान हैं देश के लोग। वक्फ कानून के खिलाफ बिहार से लेकर हैदराबाद तक सियासी संग्राम छिड़ा है। ओवैसी जिस सभा में भी जा रहे हैं, वहीं से वक्फ कानून को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। आपके पास सेलफोन है, जरा खोल के लाइट जलाओ ताकि हमारे बीजेपी वालों की दिमाग की बत्ती जले। लाइट खोलो ताकि हम इस वक्फ कानून के खिलाफ पूरे मुल्क को पैगाम दे सकें। शनिवार की शाम हैदराबाद में ओवैसी ने वक्फ कानून के खिलाफ जनसभा की थी। इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग नजर आए। एक तरफ सियासी जनसभाएं चल रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा बयान दे दिया जिसने नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर दे। बीजेपी के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये विवादित बयान इस वजह से दिया क्योंकि सर्वोच्च अदालत में वक्फ कानून पर दाखिल याचिकाओं को लेकर सुनवाई हो रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें भी कही। उधर बीजेपी के ही एक और सांसद दिनेश शर्मा भी ऐसी बात बोल गए जिस पर विवाद खड़ा हो गया।
कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। अब बीजेपी के ये दोनों नेता विरोधियों के निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान प्रोग्राम चलता है। कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं करना, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। जिस तरह का बयान आया है, वो बयान आ रहे हैं, वो बहुत ही दुखद हैं और भारतीय जनता पार्टी का पल्ला झाड़ लेना ये तो उनकी पुरानी आदत है। हालांकि विवाद बढ़ा तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के विवादित बयानों से पार्टी को अलग कर लिया और लिखा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। हालांकि विरोधी पूछ रहे हैं कि अगर पार्टी इन नेताओं के बयानों से सहमत नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं, ना किसी कोर्ट को मानते, ये न पार्लियामेंट को मानते हैं, ये किसी संवैधानिक संस्था को मानते हैं। अब निशिकांत दुबे बात करेगा सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ऐसे व्यक्ति को, सर्वोच्च न्यायालय पर इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये आप उनकी जो बातें हैं उनसे अपने आप को अलग करते हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर निशिकांत दुबे घिरते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है और दुबे पर अवमानना के मुकदमे की अनुमति मांगी है। और अब खबर महाराष्ट्र की सियासत से। क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच फिर से सुलह हो जाएगी? क्या दोनों भाई फिर से एक साथ सियासी मंच पर नजर आएंगे? दरअसल जब से कम्युनिस्ट प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उद्धव ठाकरे ने भी उनके प्रस्ताव पर सहमति जता दी, तभी से महाराष्ट्र की सियासत में ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं नितेश राणे। उन्होंने ठाकरे परिवार को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया, जिससे दोनों भाइयों की रिश्तों पर अटकलें अब तेज हो गई। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नितेश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स और उनके परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिखाते हैं आपको ठाकरे ब्रदर्स की तकरार, क्या भाभी जी हैं दीवार? महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत। त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे असं मला वाटत नाहीये। गोड भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे। आमच्यातली भांडणं मी आज सांगतो, जी काय भांडणं माझ्याकडनं नव्हतीच कोणाची, मिटून टाकली। चला, तकलीफ उद्धव ठाकरे जी की थी कि घर से तकलीफ थी? राज साहब के बारे में पूछे, उनको बोलने को बोलिए। हम 39 साल मेरे पिताजी ने उनके साथ में काम किया है। तकलीफ उनकी राज साहब के साथ थी क्या घर से तकलीफ थी? इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रदर्स के फिर से एक साथ आने की चर्चा गर्म है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई महाराष्ट्र के हित में साथ आने की दुहाई दे रहे हैं। ऐसे वक्त में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नितेश राणे के इस बयान ने ठाकरे परिवार के अंदरूनी कलह को सरेआम उजागर कर दिया है। और से सुनिए नितेश राणे ने एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कहा। रश्मि वहिनी की तकलीफ ज्यादा थी कि उद्धव ठाकरे की ज्यादा थी? आप कह रहे हैं तो ये जो अगर साथ में आना है तो तैयारी उद्धव जी को कौन पूछ रहा है? उनको पूछना चाहिए, रश्मि ठाकरे को पूछना चाहिए। चलेगा क्या? आप क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट देने के पहले रश्मि वहिनी को पूछा कि उनको पूछ।
सुना आपने, उद्धव और राज के बीच दोस्ती की संभावना पर नीतीश राणे ने एबीपी न्यूज पर इशारों में बता दिया कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ही दोनों भाइयों के बीच असली दीवार रही हैं। उनकी मर्जी के बिना उद्धव कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, फिर चाहे वो भाई राज ठाकरे को साथ लाने का फैसला ही क्यों ना हो। जो जो शिवसेना को पहचानता है ना मेघा जी, जिन्होंने उनको बहुत करीबी से ये सारा सब चीज देखा है, उनमें से हम लोग हैं। आघाड़ी का सरकार तभी कौन चलाता था? उद्धव जी का ऑफिस कौन चलाता था? रश्मि ठाकरे और श्रीधर पाटनकर, ये लोग सब लोग बैठ के वो सारी चीजें उधर करते थे। फैक्ट है ये सबको मालूम। बता दें कि नीतीश राणे के पिता नारायण राणे कभी शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए और फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। जाहिर है राणे परिवार को ठाकरे परिवार के अंदरूनी मामलों की पूरी जानकारी रही है। एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद के साथ बातचीत में नीतीश राणे ने दावे से कहा कि उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से भी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये दो भाई आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट 2024 को दे दिया है। उधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की संभावना के बीच दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में काफी गहमागहमी है। ठाणे में उद्धव और राज की दोस्ती का पोस्टर लगाते हुए लिखा गया है कि महाराष्ट्र और मराठी लोगों के कल्याण के लिए एक साथ। पिछले कुछ महीनों में ठाकरे ब्रदर्स के साथ की कई तस्वीरें सामने आई हैं। 15 दिसंबर 2024 को रश्मि ठाकरे के भतीजे की शादी में दोनों भाइयों की मुलाकात हुई थी। फिर 22 दिसंबर 2024 को राज ठाकरे के भांजे की शादी में दोनों की मुलाकात हुई। 23 फरवरी 2025 को अंधेरी में एक शादी समारोह में भी उद्धव और राज की मुलाकात हुई थी। सियासी जानकारों की माने तो महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए उद्धव और राज दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। खासकर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों तरफ ये बेचैनी बढ़ी है और इसकी वजह है कुछ महीनों बाद होने वाला बीएमसी चुनाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।